बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन आंसर करने से पहले एनसीईआरटी में दिए गए कुछ एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स में भी कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसके आने की संभावना भी बहुत होती है। और वैसे भी अगर एग्जाम्पल्स का आप सारा क्वेश्चन देख लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल देख लेंगे। तो आपका पहला एग्जाम्पल है संख्याओं 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यानी 4 टू द पावर n यानी 4 पर पावर n है और n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसको रखने पर इसका गुणनफल के अंक के अंत में शून्य हो। यानी ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है, देखिए इस ढंग से हम इसे समझ सकते हैं कि 4 टू द पावर n है, तो n का कोई मान लीजिए n के लिए आप 3 लेते हैं तो आपका संख्या हो जाएगा 4 टू द पावर 3 यानी 4 पर पावर 3। और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 4 चौक 16, 16 चौकी 64, 64। तो गुणनफल हमें प्राप्त होता है 64। तो हम देखते हैं कि संख्या के अंत में शून्य नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या n का ऐसा कोई मान होगा जिसको हम रख दें और जो हम गुणनफल प्राप्त होता हो उसके अंत में शून्य हो? इसी बात को इसमें देखना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि संख्या के अंत में जब शून्य आता है और संख्या के अंत में शून्य आने पर उसका गुणनखंड कैसा होता है। अब देखिए, जिस संख्या के अंत में शून्य आएगा वो संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी और जो संख्या 5 से विभाजित होगी उसके गुणनखंड में 5 मौजूद होगा। जैसे देखिए 20, संख्या 20 है, इसके अंत में शून्य है, इसका मतलब 20 5 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि 20 के गुणनखंड में 5 मौजूद है। आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। देखिए इसके गुणनखंड में 5 आया, इसका मतलब 20 5 से विभाजित है। अब दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 110, और इसमें देखिए 110 को आप कैसे लिख सकते हैं 11 इंटू 5 इंटू 2। गुणनखंड है इसका, अभाज्य गुणनखंड, सारी संख्याएं अभाज्य हैं। तो 110 का अगर अभाज्य आप गुणनखंड लेते हैं तो आपको मिलता है 11 5 अगुणे 2। तो आप देखिए इस संख्या के अंत में शून्य है तो इसके गुणनखंड में भी 5 आया। यानी जिस संख्या के अंत में शून्य होता है उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड में 5 अवश्य प्राप्त होता है, यानी 5 अवश्य मौजूद होता है। और 5 मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये संख्या 5 से विभाजित होगी। अब हमें ये देखना है, जैसे 4 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 बार आता है। तो आप देखिए इसमें 5 नहीं है, तो 5 जब नहीं है तो इसका मतलब 4 5 से विभाजित नहीं होगा। अब यदि हम 4 स्क्वायर ले लें, अब आप बताइए तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4। ठीक है, इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसमें भी 5 कहीं नहीं है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर भी 5 से विभाजित नहीं होगा। और जब 5 से विभाजित नहीं होगा तो इसके अंत में शून्य भी नहीं मिलेगा। अब देखिए 4 पावर n, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसका अभाज्य गुणनखंड 4 का अभाज्य गुणनखंड, इस पे पावर n है, आप इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर स्क्वायर पर होल पावर n। अब ये लिखाएगा 2 पे पावर 2 इंटू n। तो संख्या क्या प्राप्त हो गई 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब n अब कुछ भी ले लें तो उसका गुणनखंड में केवल 2 आएगा। अब n की जगह पे कुछ भी रखा जाए, जैसे n की जगह पे आप लिख दिए 3, तो इसका गुणनखंड क्या होगा 2 टू द पावर n इज इक्वल टू कैसे लिखाएगा 2 इंटू 3, n का वैल्यू 3 है।
आप इसे कैसे लिखेंगे? 2 to the power 6, ठीक है, यानी 2 कितने बार लिखाएगा? 6 बार लिखाएगा। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखाएगा। और इसका गुणनफल कितना आएगा? 64। अब 64 आया, देख लीजिए अंत में शून्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके गुणनखंड में 5 है ही नहीं। और आप अंक गणित के आधारभूत परिमेय जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, यानी यूनिक होता है, वो बदलता नहीं है। तो यदि 2 to the power n का किसी भी तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो उसका गुणनखंड में हमेशा 2 ही आएगा, दूसरा कोई संख्या मिलेगा ही नहीं। और दूसरी संख्या जब नहीं मिलेगी तो उस संख्या के अंत में शून्य भी प्राप्त नहीं होगा। जब 5 जब तक नहीं आएगा इसके गुणनखंड में तो उस संख्या के गुणनफल में शून्य प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जिस संख्या के अंत में शून्य होता है तो उसके गुणनफल में 5 मौजूद होता है, और जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद नहीं होता है तो उस संख्या के गुणनफल में के अंत में शून्य प्राप्त नहीं होगा। अगर आप इस बात को समझते हैं तब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और कठिन कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। वास्तव में 9th क्लास 8th क्लास में ऐसी बहुत चीज़ें पढ़ी जा चुकी है, लेकिन होता है कि उन बातों को व्यक्त करना हमें आता नहीं है या हम उसे फील नहीं करते। आइए अब देखिए, यदि n के किसी, अब इसी बात को, जो बात अभी हमने रफली देखा है उसी बात को गणितीय रूप में हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। बात एकदम स्पष्ट वही लिखी जाएगी जो अभी हम लोगों ने रफ में समझा है, और जो रफ में समझा है उसे गणितीय रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे। देखिए, यदि n के किसी मान के लिए 4 to the power n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। जैसा कि हम बताए थे कि किसी संख्या के अंत में यदि शून्य होती है तो निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगी। तो यदि अगर 4 to the power n शून्य पर समाप्त होगी तो निश्चित रूप से वो 5 से विभाज्य होगी, और यदि 5 से विभाज्य होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद होगा। अर्थात 4 to the power n का एक गुणनखंड 5 होगा। लेकिन 4 to the power n का गुणनखंड कीजिए आप, 2 into 2 4 का होल पावर n, 2 into 2 पर होल पावर n, 2n टू द पावर 2n, यानी 2 पर पावर घात हो गया 2n। यहाँ हम देखते हैं कि 4 to the power n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही आ सकता है। अब यदि केवल 2 आ रहा है तो उसके गुणनखंडों में कितना ही 2 जोड़ दिया जाए, कितना ही 2 से और गुना कर दिया जाए, तो उसका गुणनफल से प्राप्त होने वाली संख्या के अंत में शून्य हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि शून्य मिलने के लिए उसके गुणनखंड में 5 होना जरूरी है। और हम देखते हैं कि किसी भी हालत में इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, तो फिर उस संख्या के गुणनफल से प्राप्त होने वाली संख्या में के अंत में शून्य होने का सवाल ही नहीं है। तो गणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार 4 to the power n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अतः अब देखिए, जब गुणनखंड नहीं है और गणित के आधारभूत परिमेय कहता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब किसी भी तरीके से उसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो हर बार एक ही आएगा। यानी किसी भी संख्या का, कोई संख्या लें और उसका आप अभाज्य गुणनखंड करें, चाहे किसी भी विधि से अभाज्य गुणनखंड करें, तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा वो यूनिक होता है और द्वितीय होता है, वो बदलता नहीं है। जब बदलता नहीं है तो 5 इसमें आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 मौजूद है। अतः n कोई भी ऐसा मान नहीं है,
एन का, लिखिए एन का, अतः एन का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 टू द पावर n का मान शून्य पर समाप्त हो। तो n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 टू द पावर n का मान शून्य पर समाप्त हो, क्योंकि n का कोई भी मान रखे तो 4 टू द पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आएगा। कुछ भी रख दीजिए n का, तो n का कोई भी मान यदि हम रखते हैं और उसके गुणनखंड में 5 नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि उस संख्या के गुणनफल से प्राप्त होने वाली संख्या के अंत में शून्य नहीं मिलेगा। प्रूव्ड। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, जो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड एकदम सिंपल तरीके से निकाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड। देखिए हाँ, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना होता है, तो जब आप संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें और जो गुणनखंड प्राप्त होता है उसका घात जरूर आप दर्शा दें कि जो अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही है उसका घात कितना है। यानी देखिए 2 कितनी बार आया, एक बार, तो इसका घात 1 लिख देंगे। 3 का घात यहाँ पर एक बार आया है तो 3 1 लिख देंगे। ठीक है, इसका काम आता है कि घातांक देख करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए 20 का अभाज्य गुणनखंड तो निकालिए एकदम सिंपल, जैसे आप निकालते हैं इसको 2 बार, फिर ऐसे 5 बार, फिर 20 का आप लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5। देखिए सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसे देखिए घातांक के रूप में हम लोग लिख देंगे। 2 कितनी बार आया, 2 बार, × 5 एक बार। ठीक है, एलसीएम इसका 6 और 20 का। तो देखिए एलसीएम 6 और 20 का, तो अब आप इसमें देखिए कि एलसीएम जब हम निकालते हैं 2 संख्याओं का, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या होती है, तो पहले तो ये देखते हैं कि कौन उसमें मिल रहा है। जो मिलता है तो उसके अधिकतम घात को लिखते हैं एलसीएम में। तो देखिए 2 इसमें और इसमें, दोनों में कॉमन है, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इसका अधिकतम घात किस में है, तो अधिकतम घात 2 टू द पावर 2 है। तो ये वाला अधिकतम घात वाला लिख देंगे संख्या। याद रखिएगा आप लोग कि जो संख्याएं मिलती हैं तो उसके अधिकतम घात वाली संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। अब देखिए 5 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो जो है उसको हम लोग लिख लेंगे, जो भी उसका घात होगा उसी के अनुसार लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, तो इसका 3 लिख देंगे अधिकतम घात। अधिकतम घात मतलब एक ही को 3 है ही है, और उसका जो भी घात है उसी के अनुसार उसको लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो संख्याएं कॉमन हो, जैसे इसमें 2 और इसमें भी 2 कॉमन है, तो जो संख्याएं कॉमन होती है तो उसके अधिकतम घात के साथ लिखते हैं। जो संख्याएं कॉमन होगी उसके अधिकतम घात के साथ लिखेंगे, और जो संख्या कॉमन नहीं होगी तो उसका जो भी घात होगा उसी के अनुसार उसे लिख देंगे। देखिए 5 कॉमन नहीं है, केवल यहीं पे है और इसमें नहीं है, तो 5 का जो भी घात है उसके साथ लिख देंगे। अब इसमें देखिए 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 3 पर जो भी घात होगा उसके साथ हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 3 हो गया 4, ये हो गया 5,
26 60 60, तो 60 इसका हो गया एलसीएम। इसका एलसीएम हो गया। अब देखिए जो एलसीएम से जो संख्या प्राप्त होती है हमें, वो संख्या क्या होती है। जैसे 20 और 6 और 20 का हमने एलसीएम 60 प्राप्त किया। ये 60 क्या प्राप्त हुआ? 60 वास्तव में वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है 6 और 20 का। यानी कहने का मतलब है कि 60 जो है 6 से भी और 20 से भी दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा। 60 6 और 20 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी छोटी से छोटी वह संख्या 60 छोटी से छोटी वह संख्या है जो 6 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगा। एलसीएम निकालने का हमारा तात्पर्य ये होता है कि हम छोटी से छोटी वह संख्या प्राप्त करते हैं जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब हम लोग एचसीएफ देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 और 20 का 6 और 20 का एचसीएफ देखेंगे। तो देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि हम प्राइम फैक्टर में, यानी जिस संख्या का एचसीएफ निकालना है, यानी 6 और 20 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो 6 और 20 के प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं कॉमन होंगी उसी को लिखा जाएगा। केवल जो संख्या कॉमन होगी केवल उसी को लिखेंगे, और उसमें भी जो उसका न्यूनतम घात होगा, जो संख्याएं कॉमन होगी उसे लिखेंगे और उसके न्यूनतम घात वाले अंकों को लिखेंगे। जैसे देखिए आप इसमें देखिए क्या कॉमन है, यहाँ 2 है, ये 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों कॉमन है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका न्यूनतम घात किस में है? तो इसका न्यूनतम घात है 2 to the power 1, तो हम लोग लिखेंगे 2 to the power 1। अब आप आगे देखिए 5 केवल इसमें है, इसमें नहीं है, यानी ये 5 कॉमन नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। 3 देखिए इसमें है परंतु इसमें नहीं है, तो हम 3 को भी छोड़ देंगे। जो कॉमन होगा उसे ही लिखेंगे और उसके न्यूनतम घात वाले को लिखेंगे, यानी 2 इसमें भी है और इसमें भी कॉमन है, और इसका न्यूनतम घात किस में है? इसमें 2 to the power 1, तो इसके न्यूनतम घात वाले को हम लोग लिखते हैं। इसके न्यूनतम घात वाले को हम लोग लिखते हैं। देखिए 2 to the power 1 2, तो 20 और 6 और 20 का एचसीएफ होगा हमारा 2। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि एलसीएम में जो कॉमन होता है उसके अधिकतम घात को लिखते हैं, और एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसके न्यूनतम घात को हम लोग लिखते हैं। एलसीएम में जो कॉमन होता है उसके अधिकतम घात को लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसको एज इट इज उतार देते हैं। एचसीएफ में केवल कॉमन वाले अंकों को ही लिखते हैं, और कॉमन वाले अंक के न्यूनतम घात वाले अंक को लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसे छोड़ देते हैं। ऐसे अब ये देखिए कि एचसीएफ जो हमें प्राप्त हुआ 2, तो 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालने का क्या जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है? वास्तव में जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। यानी जब 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो हम बड़ी से बड़ी वह संख्या प्राप्त करते हैं जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी जो एचसीएफ हमारा 2 निकला, ये 6 और 20 को पूर्णतः विभाजित करेगा, और ये बड़ी से बड़ी संख्या, ये जो 2 है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 और 20 को पूर्णतः अंकगणित की आधारभूत परिमेय से एक परिणाम हमें मिलता है, जिससे हम किसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ सही है या नहीं इसकी जांच कर सकते हैं। वो परिणाम है
का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात LCM of AB का LCM into SC of AB is equal to A into B। अर्थात दो संख्याओं का LCM और SCF का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जो अभी हमने प्राप्त किया LCM ऑफ 6 और 20 का, तो 6 और 20 का क्या LCM प्राप्त हुआ? 60। SCF 6 और 20 का, 6 और 20 का क्या SCF प्राप्त हुआ? 2। देखिए LCM 6 और 20 into SCF 6 और 20 क्या होगा? 60 into 2 क्या मिलेगा? 120। अब यदि इसे गुना कर दिया जाए संख्या को 6 into 20, इससे हमें क्या प्राप्त होगा? इससे प्राप्त होगा 120। तो देखिए, दो संख्याओं का LCM 6 और 20 का LCM गुना 6 और SCF ऑफ 6 और 20, तो क्या मिला? 120। और इसी दोनों को यदि गुना कर दिया जाए, संख्या को 6 और 20 को गुना कर दीजिए, तो गुणनफल प्राप्त होगा 120। तो दो संख्याओं का LCM और SCF का गुणनफल 120 और संख्या का गुणनफल भी 120 प्राप्त होता है। दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारा LCM और SCF बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम लोग दो संख्याओं के LCM और SCF की सत्यता की जांच कर सकते हैं।